प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोग, यानी जो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण और समतल दर्पण के उपयोग एग्जाम में आता है कि इसका उपयोग क्या किस लिए किया जाता है। ठीक है, पहला देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि अगर एग्जाम आ जाए उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे तो लिखना है उत्तल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित दे करके ऐसे करके डैश देकर नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 1 नंबर, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इतना उपयोग है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो है फिर आता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, इसका भी दो उपयोग है। इसका दो उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। चिकित्सा मतलब नाक, ठीक है, कान, आँख, नाक कान आँख देखने में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग, इसका भी ऐसे ही लिखेंगे। समतल दर्पण का उपयोग जो है, समतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। जैठो बोलेगा तैठो लिखना है। पहला उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। जैसे आईना, हमारा आईना जो है समतल है, पूरा समतल, इसमें चेहरा देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है। इसका उपयोग जो है ड्रेसिंग टेबलों में, यानी टेबल जो होता है ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है कि मतलब देखने में अच्छा लगे। तो अभी क्या जाने कि इन दोनों ये जो तीनों दर्पण जो थे, सभी दर्पणों का उपयोग, पहला दर्पण जो उत्तल दर्पण का उपयोग है मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए क्यों किया जाता है कि किसी भी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। यानी साइड मिरर में जो लगा रहता है, साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है, तो गाड़ी को जो है देखने के लिए, गाड़ी बड़ा होता है, उस वस्तु को छोटा बनाने के लिए देखा जाता है। किसी बड़ी वस्तु को छोटा देखने के लिए अब मान लो कि गाड़ी आ रही है जो साइड में लगा रहता है, ऐसे गाड़ी लगी, गाड़ी के जो साइड रहती है ऐसे लगा रहता है ना, दो ठो दर्पण ऐसे करके, ये तुम्हारा गाड़ी का हैंडल हो गया। यहाँ पर जो लगा रहता है दो दर्पण, तो इसमें क्या गाड़ी के साइड मिरर में लगाया, क्योंकि वो बड़ी वस्तुओं को छोटे प्रतिबिंब में देखने, यानी बड़ी वस्तुओं को छोटे प्रतिबिंब में यानी छोटे फोटो में देखने के लिए किया जाता है, इसलिए। और ये अवतल दर्पण का उपयोग तुम्हारा दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है और चिकित्सा यानी नाक कान आँख ना सभी के लिए, डॉक्टर ये सब का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। और दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण मुख्यतः आईना हो गया, आईना में सबसे पहले चेहरा देखने के लिए किया जाता है और ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है इसका उपयोग। अब आता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। यानी समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता कैसा है, कि कैसे पता लगाएंगे कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित, ऐसे लिखना है एग्जाम में। अगर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है, पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आकार यानी फोटो का आकार, तस्वीर का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण है उसका जो जितना व्यक्ति होगा, है ना, जितना व्यक्ति होगा उसके ही बराबर होगा। और हमेशा इसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जैसे तुम आईना लेना, आईना में क्या होगा, समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। और इसका आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब जितना वस्तु है, कोई भी वस्तु है या जितना, जैसे देखोगे जितना मुंह है उतना ही बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। ये समतल दर्पण मतलब आईना नहीं ले लो, आईना का ये भाग है,
जैसे देखना खड़ा किसी ट्राई रूम में जाना कपड़े ट्राई करने के लिए, वहाँ पर देखना ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो उसमें जो लगा रहता है तो ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, इसमें जो है उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब बता आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन, ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी जो प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मान लो कि कोई वस्तु है इतनी लंबी है, ठीक है, इसका दर्पण में देखा, इसमें मान लो कि आईना में देखा इस वस्तु को, तो आईना में बने ऊंचाई और वास्तविक जो उसका ऊंचाई है, उन दोनों का जो बटा होता है, उन दोनों का अनुपात होता है, वही तुम्हारा आवर्धन कहलाएगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी जो वस्तु की इमेज बनती है, जिस वस्तु की इमेज बनेगी और जो वस्तु होगा वास्तविक रूप में, उन दोनों का अनुपात ही आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। एग्जाम आएगा कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो उसमें दिया रहेगा मात्रक विहीन, ठीक है, मात्रक विहीन, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की, यानी प्रतिबिंब यानी जो प्रतिबिंब जो इमेज बनेगा, जो फोटो बनती है, उसकी ऊंचाई और बटा जो मेन ऊंचाई है। कोई वस्तु मान लो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ना, उसमें प्रतिबिंब बन रहा है, उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और मेन जो है उसकी ऊंचाई का दोनों का बटा जो है ये हो जाएगा तुम्हारा आवर्धन। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं m बराबर v बटा u, कहीं पर लिखा रहेगा, देखो हिंदी में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को m से सूचित कर दिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई v से और वस्तु की ऊंचाई u से, ठीक है। तो मोटा मोटी यानी वहाँ जो वस्तु की ऊंचाई है, जो प्रतिबिंब जो फोटो बनेगी और जो मेन रूप में जो वस्तु है, उन दोनों का ऊंचाई का अनुपात जो है आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वास्तविक वस्तु की ऊंचाई होता है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन, इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। प्रकाश का पहले परावर्तन समझे। प्रकाश का आवर्तन ये MVVI है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम को लिखें। जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी वह अपने रास्ता से विचलित हो जाती है। यानी विचलित का मतलब क्या हुआ, अपने रास्ता से भटक जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब शॉर्ट रूप में समझो, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, ठीक है, जाने के वक्त प्रकाश जो विचलित यानी मुड़ जाती है, ठीक है, उसका रास्ता बदल जाता है, तो वही प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अब यहाँ पर फोटो के माध्यम से हम समझते हैं। देखो ये तुम्हारा एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा आपतित किरण आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, आपतित किरण। यहाँ पर देखो सीधा पारदर्शी सतह है, ये जो है सीधा है, पारदर्शी सतह है, मतलब सीधा एक सतह है, पारदर्शी है, पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आसानी से बाहर निकल जाए, ये सीधा और पारदर्शी सतह है। ये जो तुम्हारा सतह दिखाई दे रहा है, ये सतह है जिससे प्रकाश क्या हो, निकल सके। और ये जो है आने वाली किरण है, आपतित किरण आया और यहाँ पर अभिलंब है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा अभिलंब है, क्या है, अभिलंब, ठीक है। और यहाँ से जो आपतित किरण आ रही है तो ये तुम्हारा मान लो कि ऐसे आ रही है, ये सीधे में आ रही है, तो सीधा जाना चाहिए ना, ऐसे क्या,
सीधा जाना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, ये अपने पद से विचलित हो गया, भटक गया। क्या हो गया, भटक गया, टेढ़ा हो गया, है ना। अपवर्तित किरण क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में जाती है, जब वह पद विचलित हो जाती है, पद क्या होता है, विचलित, यानी पद रास्ता भटक जाती है, तो यही तुम्हारा प्रकाश का क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। समझ में आया। आप ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे देखो, ये तुम्हारा मान लो कि एक ठो दो ठो है और यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ ये तुम्हारा दर्पण है, कौन दर्पण, जिससे प्रकाश निकलेगा, ठीक है। इससे यहाँ से तुम्हारा रोशनी मारो, ठीक है। यहाँ से रोशनी मारोगे तो सीधा जाएगा, क्या जाएगा, सीधा आराम से जाएगा। और यहाँ पर कोई ठोस चीज़ रख दो जिससे प्रकाश नहीं जाएगा। तो मान लो यहाँ से जो ऐसे जाएगा तो यहाँ से तो नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टकरा करके कहीं दूसरा जगह चला जाएगा। इसका रास्ता क्या है, ये दिखा रहा है कि रास्ता सीधे जाना है, क्या करना है, सीधा जाना है। पर यहाँ पर क्या हुआ, रास्ता सीधा जा करके न करके रास्ता बदल जाता है। तो यही तुम्हारा क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, पहला माध्यम क्या है, एक माध्यम, पहला माध्यम है तुम्हारा शीशा, और दूसरा माध्यम क्या है, एक गत्ता है, ठीक है। एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा करके जब प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है, अपना रास्ता बदल देती है या टेढ़ी हो जाती है किरण, वही क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। इसमें देखो प्रकाश का अपवर्तन में यही दो, इसमें भी दो नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का भी दो नियम है। उसमें प्रकाश का परावर्तन में क्या था, प्रकाश का परावर्तन में जब कोई समतल सतह पर प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, वो पुनः मुड़ जाती है ना, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन करता है। इसमें क्या होता है, दिशा बदल देता है, क्या होता है, दिशा बदल जाती है। जो कोई प्रकाश की सीधी रेखा में जाती है ना, तो वो रेखा किसी पहले माध्यम से सीधा गया, जिसे पार हो गया वो बढ़िया से गया, और दूसरा माध्यम जो था ठोस था, तो उससे जो प्रकाश गया क्या हुआ, विचलित हो गया, रास्ता क्या हुआ, बदल गया, वो प्रकाश का अपवर्तन हुआ। तो इसका भी दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में था। सही बात है, तीनों एक ही तल में था, देखो एक ही तल में था। यहाँ से गया था, पहले यहाँ से लंब दे देते, यहाँ से आया था, ठीक है, और यहाँ से आपतित किरण आया, लंबी एक ही जगह पर है, यही समतल में है, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में। इसमें भी पहला नियम यही है, इधर से गया परिवर्तित होकर के इधर से जो है मुड़ गया, तो ये तीनों एक ही पर है। और दूसरा नियम क्या है, किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता है, इनका अनुपात हो जाता है। ये तो परावर्तित कोण है, क्या है, परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। यहाँ जो अपवर्तन कोण बना, यहाँ की क्या हुआ, ये जो यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों क्या हो गया, बट्टा में, आपस में बट्टा में हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कोण जो बन रहा है, यानी किन्हीं दो माध्यम के प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन की कोण की जया का अनुपात, यानी यहाँ पर लिख दो जया साइन लिख दो, आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम यहाँ पर दिखाया गया, जैसे ये देखो, यहाँ साइन आई और बटा साइन आर, यानी जब दो माध्यम से किसी विशेष रंग के लिए, है ना, आपतन कोण की जया यानी साइन आई और परावर्तन कोण का साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यही क्या हुआ, स्नेल का नियम और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को भी स्नेल का नियम भी कहा जाता है। समझ में आया, उठो, वो विशेष रूप से पूरा ध्यान देना है, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है,
वो जो है पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है। प्रकाश का परावर्तन में एक ही नियम था कि जब प्रकाश की किरण आती है परावर्तन का नियम में सीधी आती है और वो आपस में क्या होती है, पुनः लौटने की घटना मुड़ जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या होता है, रोशनी सीधे जाती है और क्या होता है, अपना रास्ता बदल देती है। यही होगा प्रकाश का अपवर्तन। और पहला नियम और प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम और प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें क्या था, कोण आई है ना, कोण आई और कोण आर दोनों बराबर था। इसमें क्या होता है, कोण आई और कोण आर जो है क्या होता है, अनुपात होता है, बटा में हो जाता है। रास्ता बदलने के कारण दोनों बटा में हो जाता है, दोनों याद रखना। अब देखो प्रश्न नंबर 14 आता है निर्वात। ठीक है, निर्वात पानी और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। एग्जाम में पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है रे, 3 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि किसमें जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और कांच में जो है सबसे कम होती है। याद रखना, निर्वात में तुम्हारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। इसमें निर्वात में ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 नंबरिया में भी आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कॉपी में नहीं लिखा होगा शायद। अब बता अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या अपवर्तनांक, ये भी VVI है, तो VVI लगा लो इसको बढ़िया से। निर्वात में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात कहते हैं। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है, अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गया, दोनों अनुपात होता है। यानी अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में की गई प्रकाश की चाल और उस माध्यम में जिसमें जाएगा, जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम से वो प्रकाश की चाल जाएगा, उन दोनों का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, n से। तो अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी किस माध्यम में जा रही है। एग्जाम के समय और 2 बार 3 बार देखेंगे सर। पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं और पानी का अपवर्तनांक निकालें। यानी पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, नहीं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात को पानी है ना, पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले अपवर्तनांक जाने किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में जाने वाली प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। और पानी में अपवर्तनांक क्या कहेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में जाने वाली प्रकाश की चाल का अनुपात है ना, दोनों का बट्टा, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो पानी का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, पहले देखो निर्वात में प्रकाश की चाल और पानी में जो प्रकाश की चाल गई उन दोनों का बट्टा। पहले अपवर्तनांक जाने क्या कि निर्वात में जो चाल गई, प्रकाश की जो दूरी स्पीड गई, जो स्पीड गई और उस जिस माध्यम में स्पीड से जाएगी उस दोनों का अनुपात बटे वो अपवर्तनांक कहलाएगा। और जब प्रकाश यानी पानी में कहेगा कि प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, तो लिखना कि निर्वात में यानी निर्वात में जिस स्पीड से जाएगी और पानी में जिस स्पीड से प्रकाश जाएगी। पानी में टॉर्च मारोगे पहले बिना पानी में निर्वात में, ठीक है, और जब पानी में मारोगे दोनों का प्रकाश की स्पीड दोनों का बट्टा करोगे तो हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक का
ठीक है, अब बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी थी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पानी में कितनी थी? 2,25,000। दोनों का बट्टा करके कटा करके हमारा आंसर आ जाएगा। कटा देना, आ जाएगा। कटाओगे आ जाएगा 1.3। ठीक है। अब अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक है ना अपवर्तनांक कहते हैं। ये कॉपी में नहीं होगा। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ये खास कोई आएगा नहीं, ठीक है, फिर पढ़ लो। ये आएगा तुम्हारा प्रिज्म किसे कहते हैं? दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं या अपवर्तनांक कोण कहते हैं। यानी दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तनांक 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म में जो अपवर्तन कोण बनता है वो 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। प्रिज्म पर अगर सूर्य का प्रकाश डालोगे तो वह 7 रंगों में विभाजित कर देता है। कै रंगों में? 7 रंगों में विभाजित कर देता है सूर्य का प्रकाश को प्रिज्म। ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम से कैसे बनता है? छिकनी आ गई मेरा। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? यानी देखो, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी जब सूर्य की प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पर मारोगे, लाइट रोशनी मारोगे तो वो 7 भागों में बढ़ जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर इन रंगों के किसी पर्दे पर उतारा जाए तो वर्णपट स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलो अभी दिखाते हैं, यहाँ समझाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो प्रिज्म है, क्या है? ये तुम्हारा प्रिज्म है, समझो ऐसे ही होता है कुछ। यहाँ से तुम प्रकाश मारोगे, ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश मारोगे। जब श्वेत प्रकाश, कैसा प्रकाश? ये श्वेत प्रकाश है, ये तुम्हारा श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है, वो पड़ने पर वो रंग क्या रंगों में विभाजित होती है? 7 रंगों में बढ़ जाती है। क्या रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य से श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर टकराती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। ठीक है, कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसको पिनाल याद रखना। पिनाल ऐसे कुछ रहता है, ऐसा ही नाम है। तो बैंगनी है ना, बैंगनी हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बैंगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, आसमानी, कैठो बोले है ना। टोटल मतलब 7 कलर से बढ़ जाएगा। बैजानी, पीनाला। हाँ, बेजानी या पीनाला, ठीक है। तो यही सूत्र है। जामुनी कलर भी होता है। तो श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म में पड़ती है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। जब श्वेत प्रकाश, ध्यान से समझो, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ती है, जब वो प्रिज्म से जब प्रकाश विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, वह 7 प्रकार का कलर है ना, रंग विभक्त हो जाता है। यही घटना क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। और जहाँ पर प्रकाश का जहाँ प्रकाश का 7 रंग बनता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्णपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णपट। एग्जाम में आ सकते हैं। वर्णपट किसे कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ने पर, जब
वह प्रकाश सातों रंग में विभक्त होकर के जिस पट्टियों पर बनता है उसी को वर्णपट कहा जाता है। अब आते हैं लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण पढ़ चुके हैं। लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा, नहीं किसी पारदर्शी पदार्थ का यानी किसी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसका टुकड़ा, है ना, उसका वह टुकड़ा जो दो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो तो उसे लेंस कहते हैं। यानी किसी ज्यामितीय आकार का घिरा हो, चाहे वो त्रिभुज आकार का हो, है ना, चाहे वो त्रिभुज किसी का टुकड़ा, चाहे वो त्रिभुज आकार का हो, चाहे वो वर्ग आकार का हो, मतलब किसी भी ज्यामितीय आकार का हो। कहने का मतलब वह किसी पदार्थ लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो किसी निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो तो उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस तुम्हारा दो प्रकार का होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी कहने का मतलब वैसा लेंस, मतलब पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो किसी दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है। कोई जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है वह लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब थोड़ा उत्तल लेंस को देख लेते हैं। उत्तल लेंस तुम्हारा क्या हुआ। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला हो तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यहाँ तुम्हारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन गया, ठीक है। और यहाँ पर मतलब पूछ लेगा कि उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑब्जेक्टिव बन गया 2 ठो कि उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे में पतला हो तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ जो है वो धनात्मक बनती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। देखो ये हुआ तुम्हारा उत्तल लेंस। देखो यहाँ क्या है, ये तुम्हारा बन रहा है ऐसे, बीच में क्या है, मोटा है ना, और किनारा क्या है, पतला है। तो वैसा लेंस जो बीच का भाग मोटा और किनारे की भाग पतला होता है, किनारों का भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब अवतल लेंस इसी का उल्टा कर दो। उत्तल जिसको याद है अवतल याद हो जाएगा। अवतल लेंस वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा हो तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी अवतल लेंस उसे कहते हैं जो बीच में पतला होगा और किनारा में मोटा होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, यानी माइनस वाला होता है, उसमें प्लस वाला होता है। देखो यहाँ पर देखो बीच में क्या है, पतला है और किनारा क्या है, मोटा है ना, किनारा क्या है, मोटा है। तो ये अवतल लेंस को पहचान लेंगे। अब ये ऐसे अगर रहेगा तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, अगर ऐसे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक बनती है और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक बनती है। याद रखना माइनस वाला बनता है। उत्तल लेंस को अब यहाँ थोड़ा सा समझो। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आई है। हम फिजिक्स इसलिए पढ़ा रहे कि फिजिक्स से ज़्यादा पूछता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, पहले अभिसारी जान लेते किसे कहते हैं। अभिसारी में क्या होता है, अपसारी में तुम्हारा एक बिंदु से सब जगह बिखर जाता है और अभिसारी में एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। अभिसारी में क्या होता है, एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है, यानी जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरेगी, है ना, उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर यानी गुजर कर, तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, जब अपवर्तन होगी, जब प्रकाश छिटक जाएगा, है ना, तो एक बिंदु पर मिल जाती है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी उत्तल दर्पण से टकराकर अपवर्तित हो जाती है
और एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती है उस यही इसलिए इसे प्रकाश का उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं। देख लो यहाँ पर समझा देते हैं। ये तुम्हारा उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहेंगे? बीच में मोटा और किनारा में बड़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो ये प्रकाश देने वाली कोई टॉर्च, ठीक है। अब टॉर्च रोशनी आ रही है, ऐसे करके आ रही है रोशनी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण है, क्या है? प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये रोशनी है, ये किरण आ रही है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण, यहाँ समझो, जब प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस से टकराकर है ना, टकराकर एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है, एक बिंदु पर जाकर मिलती है, तो वो क्या कहलाता है? इसलिए इसी कारण से प्रकाश को मतलब उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश क्या है? एक ही जगह पर जाकर मिल जाता है। किसके माध्यम से? उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर के, यानी उत्तल लेंस में जो रोशनी पड़ी उससे जो छिटक करके सभी प्रकाश एक ही जगह पर जो पड़ा, यही कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। इसमें कोई परेशानी नहीं? तब तो ठीक है। ये पूरा VVI क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है, और ये दोनों में एक ठो जरूर आता है। कहाँ गया रे? अपसारी नहीं है रे, ठीक है। उत्तल लेंस का हम थोड़ा सा अवतल लेंस का समझा देते हैं, इसमें छूट गया है। अवतल लेंस हमारा ऐसे होता है, ठीक है। इसका परिभाषा जान लो। अवतल लेंस में क्या होगा? इसमें तो एक जगह पर आता है। इसमें क्या आएगा? एक जगह आएगा, और इसमें एक ही जगह आकर के मिल जाता है। इसमें एक जगह से क्या हो जाए? छिटक जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी किस पर? उत्तल लेंस पर। किस पर? उत्तल लेंस पर, ठीक है। पड़ रही है, ये रोशनी पड़ी, और यह रोशनी है ना, यह रोशनी अपवर्तित होने पर है ना बिखर जाती है। क्या हो जाती है? बिखर जाती है, फैल जाती है। पहले देखो, जब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? एग्जाम आएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? लिखना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं जब सूरज का प्रकाश किसी अवतल दर्पण पर पड़ने पर वह सूरज का प्रकाश क्या हो जाती है? बिखर जाती है ना। परावर्तन होने के बाद बिखर जाती है। इसी कारण से हम अवतल दर्पण को अपसारी या अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। ये दर्पण भी बोल सकते हो। अब आता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। ये एग्जाम में जो बोल रहे हैं माइंड में सेट रखना, ये भी एग्जाम में आएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? तो एग्जाम में लिख देंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। तो दोनों का कोठा बना लेना बढ़िया से। कोठा में बनाने से अच्छा नंबर मिलता है। कोठा बना देना आराम से। पहले क्या सीखे कि आप पहले परिभाषा दे देना। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा और किनारा में पतला। पहला अंतर ये। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा करते जाना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और यह प्रकाश की किरण को अपसारित, यानी अभिसारित का मतलब क्या? यह प्रकाश की किरण को एक जगह करता है और यह प्रकाश की किरण को बिखेर देता है ना। यही अंतर है। तो यानी उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारा में पतला। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारा में मोटा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। यह प्रकाश की किरण को एक जगह कर देता है ना। उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को एक जगह कर देता है, इसलिए इसको अभिसारित कहते हैं,
और अवतल लेंस प्रकाश को एक जगह से बिखेर देता है और इसीलिए इसको अपसारित कहते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, है ना? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा, यानी कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जब लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ा जाता है, क्या किया जाता है? मोड़ा जाता है, यही घटना लेंस की क्षमता कहलाती है। जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होता है। जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना मोड़ेगा उसका क्षमता उतना अधिक होगा। और लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को D से सूचित किया जाता है। ध्यान से समझो, यानी लेंस की क्षमता उसे कहेंगे जब जो कि प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। प्रकाश की किरणों को जो मोड़ेगा वो लेंस की क्षमता कहलाएगा। और जब प्रकाश की किरण जितना मुड़ेगा, जब प्रकाश की किरण जितना मुड़ेगा उतना लेंस की क्षमता बढ़ेगा। जब प्रकाश की किरण जितना कम मुड़ेगा उतना लेंस की क्षमता क्या होगा? कम होगा। और लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है और लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है। यहाँ 1 नंबर हो गया तुम्हारा, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। डायोप्टर को D से सूचित किया जाता है। डायोप्टर को D से सूचित किया जाता है, अर्थात लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 1/F। P बराबर 1/F। 1 नंबर का यहाँ भी इससे आ सकता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होगा? 1/F, यानी P बराबर 1/F। ये तो पहले आना चाहिए, बाद में आया। चलो, प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। प्रकाश यानी रोशनी क्या है? अब रोशनी क्या है, किसी का नाम तो नहीं है ना? अरे रोशनी अगर पूछेंगे तुम कि अगर रोशनी किसे कहते हैं, कहना कि हमारे गाँव में रोशनी नाम के लड़की जो रोशनी कही नहीं, ये काम नहीं कहना है ना। प्रकाश क्या है ना? प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो है किसी वस्तु को देखने के लिए सहायता मिलता है, किसी वस्तु को देखने के लिए सहायता मिलता है, वो प्रकाश है। क्या बिना प्रकाश की किसी वस्तु को देखा जा सकता है? नहीं जा सकता है। अब एक बात बताओ, प्रकाश किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश क्या करोगे? आंख में मारोगे कि वस्तु में मारोगे? वस्तु में। तो पहले प्रकाश किस पर जाएगी, वस्तु पर कि आंख पर? आंख पर। पहले प्रकाश वस्तु पर जाकर के आंख पर छिटकती है। वस्तु पर गया प्रकाश तो अब ना आंख में आया। आंख में कैसे? आंख में प्रकाश मारेगा तो वस्तु कहाँ निगाह देगा? आंख पर। ठीक है, तो इसकी विशेषता देखो। पहले प्रकाश क्या है ना? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, यानी देखने के लिए सहायता मिलती है, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश के बारे में कुछ विशेषता बताओ कि प्रकाश क्यों जरूरी है ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है ना, शरीर में ऊर्जा देती है, ताकत है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं छूटता है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, फिर भी आता है। प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो प्रकाश की चाल सीधी रेखा में होती, गमन करती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था हम सबको। ठीक है, शायद तुम सबको भी आ जाए। रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है, क्यों?
देखो लाल रंग, वैसे एक बात जान लो, लाल रंग किसका प्रतीक है? खतरा का, खतरा। है ना। लाल रंग किसका प्रतीक है? खतरा का। तो रेलवे में, जो रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों होता है ना? लाल रंग का होता है, सब जानते हैं, पर क्यों होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, कि लाल रंग जो है दूर से दिखाई दे देता है, उसका तरंग दैर्घ्य अधिक है। लाल रंग जो आंख में ज़्यादा चुभता है, ये जानते हैं। किस एग्जाम में पूछा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, और यह रंग कम फैलता है। जब यह रंग कम फैलता है, मतलब यह रंग जो कहीं पर रख दोगे ना, फैलेगा कम, एक ही जगह पर रहेगा तो केंद्रित दिखाई देगा। अगर आंख में देखोगे ना, आंख में पड़ेगा तो एक ही जगह आंख पर ज़्यादा जोर देगा, तो यह रंग कम फैलता है। जब यह रंग कम फैलता है तो कुएं धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है ना। कुएं में और देखना, कोहरा जब लग जाता है, क्या कोहरा, कोहरा किसको कहते हैं? कुहासा। है ना। जब कोहरा एवं धुएं में, है ना, कोहरा एवं धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग का उपयोग इसलिए किया जाता है रेलवे सिग्नल में, क्योंकि ये जो है, मान लो कि कोहरा का समय है, सब समय तो दिखाई देगा, ठीक है, और जब जाड़ का समय आएगा, कोहरा रहेगा, तो कोहरा रंग, कोहरा हो जाए तो कोहरा में क्या होता है? कोहरा में ज़्यादा तुमको कलर, दूसरा कलर दिखाई नहीं देगा, तो लाल कलर जो है पहले दिखाई देता है, इसलिए यह लाल रंग का कलर, है ना, सिग्नल का कलर लाल रंग का बनाया जाता है, और इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। ढेर भाग में। ठीक है, तब आज यहीं रहने दो। ठीक है।